So hello everyone. So let's continue with the next problem, which is question number 6. So question number 6 हमें क्या बोल रहा है कि एक फिगर है हमारे पास जिसमें स्ट्रीम ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं एस्केप करने की एक एग्ज़िट डोर से। और जब वो एग्ज़िट करने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि जो वो डोर है वो लॉक्ड है। वो जो डोर है वो लॉक्ड है। जो पीपल हैं वो डोर की तरफ इस स्पीड से जा रहे हैं और पीपल की जो विड्थ मान लो, जो डी है वो 0.25 मीटर है। जो डेप्थ मान लो, विड्थ मान लो, और जो पीपल के बीच में डिस्टेंस है वो 1.75 मीटर है। तो अगर हम यहाँ पिक्टोरियली देखें तो जो विड्थ हमें दे रखी है पीपल के बीच में वो डी है, जो विड्थ हमें पीपल की दे रखी है वो डी है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, पीपल के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है वो एल है। जो ये डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 1.25 मीटर। तो हमें पीपल की स्पीड पता है, हमें पीपल की विड्थ पता है, तो हम अब हमें क्या कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा एवरेज रेट, व्हाट इज़ द एवरेज रेट जो लेयर ऑफ पीपल बनाएंगे जब वो डोर की तरफ जाएंगे, क्योंकि डोर तो बंद है। तो अगर हम इसे पिक्टोरियली दोबारा समझते हैं, ये हमारे पास सिचुएशन दे रखी है, ये लॉक्ड डोर है हमारे पास और ये t=0 की सिचुएशन है, ये वाली जो फिगर है। और हम यहाँ पे t= मान लेते हैं एक फ्यूचर टाइम t डैश की बात कर रहे हैं। तो जो ये फर्स्ट पर्सन है हमारा, ये जो फर्स्ट पर्सन है वो यहाँ आगे आएगा। तो आगे आएगा तो वो यहाँ खड़ा हो जाएगा जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, और उसमें d डिस्टेंस, d देश की डेप्थ है। और फिर कुछ देर बाद दूसरा पर्सन है वो भी आगे आएगा, वो फिर यहाँ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आगे तो जा नहीं पाएंगे। आगे क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि ये डोर लॉक्ड है। तो ये भी डी डेप्थ का है। तो हमसे पूछा गया है, अब यहाँ पे देखो जो डेप्थ है वो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ 2D डेप्थ होगी ना। तो हमसे यही पूछा है कि जो डेप्थ है उसका इंक्रीज होने का रेट क्या है। हमने रेट वर्ड एक्सेलरेशन भी पढ़ा हुआ है, तो हमें पता है जो एक्सेलरेशन है हमारी वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, विच इज़ डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जिसके बारे में हम रेट ऑफ चेंज बात करते हैं वो न्यूमरेटर में आ रहा है, और जो टाइम है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो उसी तरह हम जो रेट आर जो हमें निकालना है ए पार्ट पे, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ, क्योंकि यहाँ डेप्थ ही चेंज हो रही है ना। पहले यहाँ डेप्थ कुछ नहीं थी सर, ज़ीरो डेप्थ है। ये जो t=0 वाली पिक्टोरियल ग्राफ है, और फिर जो t=t डैश पे टाइम पे जो हमारी डेप्थ है वो 2D होगी, तो डेप्थ इंक्रीज हुई। तो वही हमसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डेप्थ। तो जिस तरह एक्सेलरेशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी न्यूमरेटर में है और टाइम डिनोमिनेटर में, उसी तरह हम डेप्थ के लिए रेट जब डिफाइन करेंगे तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ। तो डेप्थ हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा और टाइम डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमने रेट का फॉर्मूला यहाँ से इन्फ्रेंस से ढूंढ लिया, एक्सेलरेशन की इन्फ्रेंस से। अब हमारे पास रेट का फॉर्मूला है, बस वैल्यूज़ पुट करनी है। डी की वैल्यू हमें पता है क्या है, डी की वैल्यू हमें दे रखी है जो कि है 0.25 मीटर। टी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब टाइम की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, हमने पहले भी बहुत निकाल ली है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। जो हमें स्पीड दे रखी है पीपल की वी.एस. है वो, तो डिस्टेंस क्या होगा? तो पीपल के बीच में डिस्टेंस क्या था? 1 पॉइंट कितना दे रखा था 75,
1.75 मीटर। हाँ, यहाँ L 1.75 होगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमें 1.75 दे रखा है। तो हमें डिस्टेंस 1.75 मीटर था। और स्पीड क्या थी लोगों की? स्पीड थी 3.50 मीटर पर सेकेंड। तो 3.50 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाएगी। तो इससे हमारा टाइम निकल जाएगा। तो हमारा टाइम यहाँ पे क्या आएगा? तो हमारे टाइम की वैल्यू ये आ गई। अब यही वैल्यू हमें बस यहाँ पुट करनी है रेट के फॉर्मूले पे। तो जब हम पुट करते हैं ऐसे तो हमारा रेट आएगा d, विच इज़ d की वैल्यू क्या थी हमारी? d की वैल्यू थी 0.25 बाय जो टाइम है, टाइम की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1.75 बाय 3.50। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास रेट की वैल्यू आ जाएगी 0.50 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास रेट की वैल्यू आ गई। हमारा ए पार्ट का सॉल्यूशन ये हो गया। अब हम चलते हैं बी पार्ट में। हमसे क्या पूछा है? तो बी पार्ट में हमसे पूछा है कि किस टाइम पे जो लेयर है, जो हमने बात कर रहे थे कि जो लेयर 2D ऐसे बन रही थी वो 5 मीटर डेप्थ पे पहुंचेगी। तो हमें टाइम निकालना है कब इस वाली लेयर की डेप्थ 5 मीटर हो जाएगी। ये वाला टाइम हमें निकालना है। तो रेट का फॉर्मूला हमें पता था। रेट का फॉर्मूला क्या था? जो बी पार्ट है इसका सॉल्यूशन है। तो रेट का फॉर्मूला हमें पता है जो कि था R इज इक्वल टू डी बाई टी। मैं कैपिटल डी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि स्मॉल डी का डिस्टेंस तो 0.25 मीटर था और ये वाला टी हमें कितना दे रखा है बी पार्ट में? डी हमें दे रखा है 5 मीटर। तो इसलिए दूसरा वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। पर फॉर्मूला तो वही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो रेट था हमारा। तो हमसे टाइम पूछा है, हमें टाइम नहीं पता है, लेकिन रेट तो हमने ए पार्ट में निकाल लिया था जो कि 0.50 मीटर आया था। तो हमें रेट पता है, डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जब हम टाइम निकालेंगे तो वो हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय रेट। हमारे पास डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर और रेट क्या है? 0.50 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास रेट आ जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम है नहीं यहाँ पे ये। तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 10 सेकेंड। तो ये हमारा बी पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। तो हमने ए पार्ट और बी पार्ट का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 1 किलोमीटर रेस ट्रैक है। तो जो रनर 1 है हमारा वो ट्रैक 1 पे रन कर रहा है और इतना टाइम ले रहा है वो कवर करने में, डिस्टेंस जो 1 किलोमीटर का है। और वो क्वेश्चन में बता रहा है कि वो जो रनर 1 है वो फास्टर अपीयर कर रहा है हमें देन रनर 2। जो रनर 2 है वो ट्रैक 2 पे रन कर रहा है और इतना टाइम ले रहा है। तो हमसे क्या पूछा गया? हम एक क्वेश्चन और गिवन है हमें कि जो लेंथ L2 है ट्रैक 2 की, वो माइट भी, मतलब हो सकती है, स्लाइटली ग्रेटर देन लेंथ L1 ऑफ ट्रैक 1। सो जो लेंथ ऑफ ट्रैक 2 है वो मे बी स्लाइटली ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ट्रैक 1 है। तो हमसे पूछा गया है कि हाउ लार्ज L2 माइनस L1 विल बी, जिससे हमें लगे कि रनर 1 फास्टर है। तो एक बार हम पिक्टोरियली भी समझ लेते हैं कि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे। तो आंसर नंबर 7। तो हमें रनर 1 दे रखा है, ये रनर 1 है जो कि टाइम ले रहा है 2 मिनट 27.95 सेकेंड।
और ये रनर 2 है जो कि टाइम ले रहा है 2 मिनट 28.15 सेकेंड। तो हमसे ये पूछा है और रनर 1 के कितने लेंथ पे रन कर रहा है, L1 लेंथ पे, और रनर 2 L2 लेंथ पे। तो हमसे ये पूछा है कि L2 L1 से कितना बड़ा होना चाहिए कि हमें लगे कि जो रनर 1 है वो फास्ट रन कर रहा है। तो अगर हम ये मान लेते हैं, बेसिक सिचुएशन लेते हैं कि दोनों रनर सेम स्पीड पे जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ रनर 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ रनर 2। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस विच इज़ L/T, और 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ L1 लगा देंगे और यहाँ T1 लगा देंगे। उसी तरह स्पीड ऑफ 2 L2/T2। तो अगर स्पीड इक्वल होती तो ये केस होता, पर हमें तो स्पीड इक्वल का कुछ नहीं पता। तो हमें तो कह रखा कि रनर 1 हमें फास्ट चाहिए। हमें कॉन्क्लूड क्या करना है, हमें कॉन्क्लूड करना है कि जो रनर 1 है वो फास्टर होना चाहिए। तो फास्टर तभी होगा ना जब उसकी स्पीड, रनर 1 की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्पीड ऑफ रनर 1 है वो ग्रेटर देन स्पीड ऑफ रनर 2 है। तो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, L1/T1 ग्रेटर देन L2/T2, ऐसे लिख सकते हैं हम। और इसमें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो L1/T2 ग्रेटर देन इक्वल टू L2/T1। अब थोड़ा मैथमेटिकल सिमुलेशन करते हैं और L2 - L1 की वैल्यू हम फाइंड करनी है। तो हम ऐसा मैथमेटिकल सिमुलेशन करते हैं कि जिससे L2 - L1 की वैल्यू आ जाए। तो हम वो करते हैं। तो इससे पहले तो हम L1/T2 ऐसे ही लिख देते हैं। अब इसमें क्या सिमुलेट करें कि L2 - L1 आ जाए। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों साइड से -L1/T1 कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से हम L1/T1 को माइनस कर रहे हैं। ये L1/T1 को हम दोनों साइड में माइनस कर रहे हैं। तो इक्वेशन में तो फ़र्क होगा नहीं, क्योंकि जो चेंज हम लेफ़्ट साइड पे कर रहे हैं वो राइट साइड पे भी कर रहे हैं। तो लेफ़्ट साइड में हम देखें उसमें L1 कॉमन आ रहा है। तो हम L1 को अगर कॉमन लें तो हम लिख सकते हैं T2 - T1 ग्रेटर देन, और राइट साइड में देखें तो हम T1 कॉमन आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं L2 - L1 इंटू T1। अब हमें दिख गया कि जो L1 है वो L2 - L1 है, वो हमें यहाँ पे दिख गया है। तो हम उसे लेफ़्ट हैंड साइड में ले आते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड में कर देते हैं। तो अगर हम ये करें तो हमारे पास आ जाएगा L2 - L1 इंटू T1। अब यहाँ देखिए ये जो साइन है वो भी चेंज होगा, क्योंकि हम लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ला रहे हैं और राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड में। तो ये जो साइन है ये अपोजिट हो जाता है। तो ये अपोजिट होके क्या हो जाएगा, अपोजिट होके ये अभी ग्रेटर देन का साइन है तो ये लेस देन का साइन हो जाएगा। तो L2 - L1 T1 लेस देन इज इक्वल टू L1/T2 - T1। अब T1 को हम, जो ये वाला T1 है, इसको हम लेफ्ट राइट हैंड साइड में ले जाते हैं डिवाइड में। तो उससे हमें L2 - L1 की वैल्यू मिलेगी L1, T1 डिवाइड करेंगे तो हम कर सकते हैं T2/T1, और T1 को T1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमें L2 - L1 की वैल्यू मिल गई है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो L2 - L1 की वैल्यू क्या होगी कि जो हमारा रनर है
रनर जो 1 है उसकी स्पीड हमें रनर 2 से ज़्यादा दिखे, तो हमें ये फाइंड करना है। अब इसमें L1 क्या लेंगे? L1 हमें क्वेश्चन में दे रखा है, L1 हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1 किलोमीटर। तो हम L1 की वैल्यू यहाँ जो पुट करेंगे, L1 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, और T2 और T1 भी हमें दे रखा है। तो फर्स्ट रनर T1 हमें दे रखा था 2 मिनट एंड 27.95 सेकेंड, 9.95 सेकेंड। तो इसको हम पूरे सेकेंड में कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं आप इसे? हम लिख सकते हैं 2 मिनट, 2 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 120 सेकेंड प्लस 27.95 सेकेंड। तो रनर 1 147.95 सेकेंड रन करा है। उसी तरह T2 की वैल्यू भी हम निकालेंगे तो आएगी 148.15 सेकेंड। अब ये तीनों वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, ए इक्वेशन में। तो इसको पुट करेंगे तो हमारे पास L2 माइनस L1 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.4 मीटर। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो L2 है, L2 माइनस L1 का डिफरेंस है, जो दोनों ट्रैक की लेंथ का डिफरेंस है, वो 1.4 मीटर की लेंथ से कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इक्वेशन में लेस देन साइन है। वो कम होगा तभी हमें लगेगा कि जो रनर 1 है वो फास्ट मूव कर रहा है रनर 2 से। अगर ये L2 माइनस L1 1.4 से ज़्यादा हो जाता है तो ये कंडीशन वैलिड नहीं होएगी। तो ये कंडीशन वैलिड होने के लिए हमें L2 माइनस L1 हमेशा 1.4 मीटर से डिस्टेंस से डिफरेंस होना चाहिए इनका। L1 इतना छोटा होना चाहिए L2 से, क्योंकि यहाँ लेस देन का साइन है। तभी हम कह पाएंगे कि रनर 1 इज अपीयरिंग टू बी मूव फास्टर देन रनर 2। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है टू सेट अ स्पीड रिकॉर्ड मेजर्ड इन स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस हमें दे रखा है d, एक कार है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो 1d की बात हो रही है। 1d वो टाइम t1 ले रही है और उसके बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और तब टाइम t2 ले रही है। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि अगर हमें एलिमिनेट करना हो विंड का इफेक्ट और हमें कार की स्पीड निकालनी हो इन विंडलेस सिचुएशन में हमें कार की स्पीड निकालनी है, तब हम कौन सा मेथड यूज़ करें? मेथड 1 यूज़ करें या मेथड 2 यूज़ करें? अच्छा, तो हमें दो मेथड दे रखे हैं और उन दो मेथड से हमें ये निकालना है कि किस मेथड से हमें विंडलेस सिचुएशन मिलने वाली है। तो विंडलेस सिचुएशन हमें कब मिलेगी? जब विंड वाली वेलोसिटी उस मेथड में नहीं आएगी। तो हम सबसे पहले मेथड 1 ट्राई करते हैं। तो मेथड 1 में हमें क्या कहा है कि एवरेज ऑफ d बाई T1 एंड d बाई T2 लेना है। d बाई T2 क्या होता है? d बाई डिस्टेंस बाई टाइम किसका डायमेंशन है? स्पीड, वेलोसिटी, इनका डायमेंशन है। तो सबसे पहले वो डिफाइन कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं VW स्पीड ऑफ विंड है। तो विंडलेस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो जिस इक्वेशन में VW नहीं होगी या ज़ीरो होगी वही विंडलेस सिचुएशन होगी। और VC हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, स्पीड ऑफ कार। तो हमने ये दो वेरिएबल मान लिए। अब हम सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले जो ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या सपोज करें? सबसे पहले सपोज हम करते हैं जो टाइम इंटरवल T1 है ना, जो कार मूव कर रही है सेम डायरेक्शन ऑफ द विंड,
क्योंकि हमें क्या कहा है क्वेश्चन में, जो रेस कार है मस्ट बी ड्रिवन इन वन डायमेंशन टाइम t1 विद द विंड, और जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो वो अगेंस्ट द विंड हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो टाइम इंटरवल t1 है, तो कार मूव कर रही है, कार इज मूविंग in same direction as wind. So during time interval t1 car is moving in same direction as wind. क्योंकि हमें दो डायरेक्शन दी है ना, एक कार राइट साइड में जा रही है अगर हम माने तो, और बाद में बोला है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है मतलब लेफ्ट साइड में, लेकिन विंड तो एक ही डायरेक्शन में जाएगी ना। तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि जब t1 टाइम में जब कार मूव कर रही है तो वो विंड की डायरेक्शन में जा रही है। हम अपोजिट भी ले सकते थे कि जब अपोजिट डायरेक्शन में कार आ रही है तब वो विंड की डायरेक्शन में जो मूव करे, लेकिन हमने पहले केस में ही ले लिया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने पहले केस में क्या लिया, जब t1 टाइम में कार मूव कर रही है तो कार उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में विंड जा रही है। तो हम v इफेक्टिव लिखेंगे एक, जो कि सम होगा कार की स्पीड का प्लस विंड की स्पीड का, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और फिर हम उससे डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज़ v इफेक्टिव इनटू टाइम। टाइम हमने क्या लिया था t1, तो हमारे पास d क्या आ जाएगा, d आ जाएगा vc प्लस vw टाइम्स t1। और अब हम लेते हैं रिटर्न ट्रिप, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। रिटर्न ट्रिप जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है कार, तो इसमें हम टाइम इंटरवल ले लेते हैं t2, और जो कार है वो अगेंस्ट द विंड जा रही होगी अब। सो कार इज मूविंग अपोजिट या अगेंस्ट विंड डायरेक्शन। तो हम v इफेक्टिव यहाँ निकालें तो हमारा v इफेक्टिव आएगा वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड, क्योंकि विंड की डायरेक्शन इस बार अपोजिट है कार से तो वो सब्ट्रैक्ट होगी। तब हम डिस्टेंस निकालें d, तो आएगा v इफेक्टिव इनटू टाइम। रिटर्न ट्रिप की बात कर रहे हैं तो टाइम t2 लिया है हमने, तो t2। तो हम d को लिख सकते हैं vc माइनस vw इंटू t2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं डिस्टेंस की, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो इससे हम स्पीड निकाल लेते हैं दोनों की। तो हम स्पीड निकालें इससे, तो हम लिख सकते हैं vc प्लस vw इज इक्वल टू d बाई t1। ये फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा, और सेकंड इक्वेशन से vc माइनस vw d बाई t2 ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये जो थर्ड इक्वेशन आई, ये जो फोर्थ इक्वेशन आई, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे जब 3 + 4, तो हमारे पास आ जाएगा vc प्लस vw प्लस vc माइनस vw इज d बाई t1 प्लस d बाई t2। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ कार आ जाएगी, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 2vc हो जाएगा, और यहाँ पे d बाई t1 प्लस d बाई t2 ही रहेगा। और वेलोसिटी ऑफ कार अगर हमें निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 d बाई t1 प्लस d बाई t2। तो जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ कार आ गई है वो जी आ गई। तो अगर हम नोटिस करें, जो हमने मेथड 1 यूज़ किया है उसी में ही हमें विंडलेस सिचुएशन में कार की स्पीड मिल गई, क्योंकि ये जो vc है हमारा
वो किसी भी तरीके से VW पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो VW यहाँ कट चुका है, यहाँ कैंसिल आउट हो चुका है। तो जो हमारा मेथड 1 है वही हमें विंडलेस सिचुएशन की वेलोसिटी दे रहा है। तो फिर भी लेकिन हम मेथड 2 देख लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं कि मेथड 2 में कैसे वो विंड की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अब आंसर तो हमें मिल गया ये पार्ट का कि मेथड 1 जो है, ये पार्ट में हमसे क्या पूछा था कि ऐसा मेथड बताओ जो कार की स्पीड VC विंडलेस सिचुएशन में दे। मेथड 1 हमने ट्राई किया पहले ऑब्वियसली, जिसमें d/t1 और d/t2 की एवरेज थी, तो यहाँ पे एवरेज ही तो है d/t1 प्लस d/t2, और ये हाफ कर रखा है, एवरेज ही है ये। तो मेथड 1 से हमने जब VC निकाला तो वो हमें डिपेंड करता नहीं दिखा VW पे। और मेथड 2 क्या कहता है हमें? मेथड 2 कह रहे हैं हमें कि हम D को, जो डिस्टेंस है, उसे T1 और T2 के एवरेज से डिवाइड करें। पहले मेथड में हमने क्या किया था? पहले मेथड में हमने किया था कि पहले हमने d/t निकाला फर्स्ट के लिए, फिर हमने d/t निकाला सेकंड के लिए। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया और उसको 2 से डिवाइड किया, ये मेथड 1 था। अब मेथड 2 हमें कह रहा है कि d तो पहले ही निकाल लो जो था हमारे पास, जो T1 है और T2 है, इनका एवरेज लो। तो ये डिफरेंस है मेथड 1 में और मेथड 2 में। तो मेथड 2 निकाल के देखते हैं हम। सो मेथड 2 हमें कह रहा है, मेथड 2 मेथड 2 में हम मान लेते हैं जो कार की स्पीड है, वेलोसिटी है, वो VC डैश है, और हमें मेथड 2 कह रहा है कि हमें d/t1 प्लस t2/2 ये निकालना है, जिसको हम लिख सकते हैं 2d t1 प्लस t2। अब t1 t2 की वैल्यू क्या होगी? t1 हमने क्या माना था? t1 वो टाइम इंटरवल था जब कार विंड की डायरेक्शन में मूव कर रही थी, और टाइम हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। और कार जब विंड की डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो हमारी वेलोसिटी क्या आई थी? हमारी वेलोसिटी आई थी VC प्लस VW। तो ये T1 की वैल्यू है हमारी, उसी तरह हम T2 की वैल्यू लिख देंगे। तो वो हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारा आएगा 2d/T1 की वैल्यू थी हमारी d/VC प्लस VW, और T2 की वैल्यू क्या थी हमारी? T2 की वैल्यू थी d/T2, वो इंटरवल था जिसमें कार अगेंस्ट द विंड डायरेक्शन मूव कर रही है, तो वो थी VC माइनस VW, मतलब कार की स्पीड माइनस विंड की स्पीड। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास VC डैश आएगा इक्वल टू VC इंटू 1 माइनस VW बाय VC होल स्क्वायर। हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो हमारी कार की वेलोसिटी है वो विंड की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। तो मेथड 2 से जो हमारा आया वेलोसिटी ऑफ कार, वो विंड पे वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट का आंसर मेथड 1 से जो आया था कार की वेलोसिटी, वो होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमें कहीं भी विंड की वेलोसिटी नहीं दिख रही है, और यहाँ पे हमें विंड की वेलोसिटी प्रेजेंट है राइट हैंड साइड में। तो हम अब देखते हैं बी पार्ट क्या कह रहा है। बी पार्ट में हमें कहा है कि फ्रैक्शनल डिफरेंस निकालो, फ्रैक्शनल डिफरेंस निकालो दोनों मेथड का। इन द टू मेथड, जब विंड ब्लो कर रही है अलोंग द कार रूट, हमने कार पहले ही ले लिया था T1 इंटरवल में, वो अलोंग द कार रूट थी, एंड विंड स्पीड VW हमें दे रखी है और कार की स्पीड दे रखी है, मतलब फ्रैक्शनल डिफरेंस दे रखा है, मतलब हमें रेशियो दे रखा है स्पीड VW बाय VC की वैल्यू हमें दे रखी है
0.0240 और हमें निकालना है फ्रैक्शनल डिफरेंस। अब फ्रैक्शनल डिफरेंस क्या होता है? फ्रैक्शनल डिफरेंस जैसे कि हमें पता ही होगा, जो हमारा फ्रैक्शनल डिफरेंस है उसको हम लिखते हैं द क्वांटिटी 1 माइनस क्वांटिटी 2 बाय क्वांटिटी 1। तो क्वांटिटी 1 हमारी क्या है? वेलोसिटी ऑफ कार बाय मेथड 1 और क्वांटिटी 2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ कार बाय मेथड 2। तो ये हमारा फ्रैक्शनल डिफरेंस होता है। और मेथड 2, जो हमारा मेथड 2 से वी सी डैश आया था, उससे हम लिख सकते हैं कि वी सी डैश इक्वल टू वी सी, अंदर जब हम मल्टीप्लाई कर दें इसको तो माइनस वी डब्ल्यू वी सी स्क्वेयर ये आ जाएगा। और फिर हम इसको राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा वी सी डैश माइनस वी सी, और ये वाला जो वी सी है इसको हम डिनोमिनेटर में ले आए इक्वल टू माइनस वी डब्ल्यू बाई वी सी होल स्क्वेयर। अब ये माइनस साइन है तो हम दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वी सी माइनस वी सी डैश बाय वी सी इक्वल टू वी डब्ल्यू बाय वी सी स्क्वेयर। तो हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल डिफरेंस इज इक्वल टू वी डब्ल्यू बाय वी सी स्क्वेयर, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी थी वी डब्ल्यू बाई वी सी स्क्वेयर की वैल्यू जो कि है 0.0240। तो ये हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, इसको पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.0240 होल स्क्वेयर, और इसको हम स्क्वायर करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 5.76 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हमारा फ्रैक्शनल डिफरेंस आ गया है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू आर टू ड्राइव 300 किलोमीटर। एक इंटरव्यू के लिए हमें 300 किलोमीटर ड्राइव करना है। इंटरव्यू को टाइम दे रखा है हमें 11:15 AM, और हमने प्लान किया है कि हम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे, तो हम 8 बजे निकलेंगे तो उससे हम टाइम पे पहुंच जाएंगे, मतलब पहले ही पहुंच जाएंगे, तो कि एक्स्ट्रा टाइम भी होगा हमारे पास कुछ। लेकिन ये हमारा आइडियल सिचुएशन था, हमने सोचा था। तो लेकिन जब हम ड्राइव करने लगे तो हमने जो फर्स्ट 100 किलोमीटर है वो तो हमने उसी स्पीड से किया जो हमने डिसाइड की थी, जो कि है 100 किलोमीटर पर आवर। बट कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से हमें थोड़ा स्लो होना पड़ा, तो हम स्लो हो गए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। तो उस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो हमसे पूछा गया है कि हमें क्या स्पीड चाहिए ताकि जो हमारी रेस्ट ऑफ द ट्रिप है इंटरव्यू के लिए वो हम टाइम पे पहुंच जाए, जिसका टाइम है 11:15 AM। तो सॉल्व करते हैं हम। तो आंसर नंबर 9, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप है, हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिप में हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया है कि हमारी जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, और हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो है 100 किलोमीटर। हमें टाइम निकालना है, तो जब हम टाइम निकालेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए तो वो आएगा d1/v1 विच इज़ 100/100। तो हमारा टाइम आ जाएगा 1 आवर। तो अगर हम 8 बजे स्टार्ट किया था चलना, तो जब हम 9 बजे पहुंचेंगे तो हमारा डिस्टेंस 100 किलोमीटर कवर होगा। और सेकंड पार्ट में अगर हम बात करें,
सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की वजह से स्लो हो गई थी स्पीड, तो जो हमारी V2 थी वो है 40 किलोमीटर पर आवर, और जो हमारा D2 था जिसमें डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी 40 किलोमीटर था। हमें इसमें भी टाइम निकालना है कितना हो गया, तो जो हमारा T2 आएगा वो आएगा 40 डिवाइडेड बाय 40, 1 आवर। तो हमारा T2 भी 1 आवर आया, T1 भी 1 आवर आया। तो अगर हम कहें कि हम 8 बजे चले, हमने स्टार्ट किया चलना, उसके 1 घंटे में हमने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो हम 9 बज गए, मतलब 9 AM, हमने इतने टाइम पे 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब फिर दोबारा हम 1 घंटे चले, जो हमारा T2 आया वो भी तो 1 घंटा ही आया है, तब हमारी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या हो जाएगा 10 AM, और तब भी हमने डिस्टेंस कितना करा, 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो हमसे पूछा गया है कि कितनी स्पीड चाहिए होगी जिसमें बाकी डिस्टेंस हम कवर कर ले और टाइम पे पहुंच जाए। तो वो कैसे निकाल लेंगे हम, तो हमें टाइम पे पहुंचना है 11:15 AM पे इंटरव्यू स्टार्ट है, तो उस टाइम में पहुंच जाना है। तो 11:15 AM से अगर हम माइनस करेंगे 10 AM को, तो कितना टाइम बचा है हमारे पास, हमारे पास टाइम बचा है 1.25 आवर्स, जिसका मतलब है 1 + 15 मिनट्स, और मिनट्स हैं उसको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1.25 आएगा। तो हमारे पास है 1 आवर 15 मिनट्स, जिसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे पूरे को, तो 1.25 आवर्स आएगा। और टोटल डिस्टेंस क्या था, टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस दे रखा है। तो हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास टाइम है, तो क्या हम स्पीड नहीं निकाल सकते, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस तो देखो 100 किलोमीटर पहले ही ट्रेवल हो चुका है और 40 किलोमीटर पहले ही ट्रेवल हो चुका है, तो हम डिस्टेंस जो टोटल 300 किलोमीटर था उससे हम माइनस कर देंगे 100 + 140 को, क्योंकि बचा हुआ डिस्टेंस ही तो हमें टाइम निकालना है। तो बचा हुआ डिस्टेंस आ जाएगा 160 किलोमीटर। हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास टाइम है, तो हम स्पीड आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारी स्पीड आ जाएगी, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 160, टाइम क्या है 1.25, तो हमारी स्पीड आ जाएगी 128 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बाकी जो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस है 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना होगा, तभी हम टाइम पे पहुंचेंगे, वरना टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। तो ये हमारे 9th क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। तो हमें क्वेश्चन बता रहा है कि वी ड्राइव ऑन इंटरस्टेट 10 फ्रॉम सैन एंटोनियो टू ह्यूस्टन। एक सिटी 1 है, एक सिटी 2 है। हाफ द टाइम, ये कीवर्ड है, हाफ द टाइम मतलब टी अगर टोटल टाइम है तो T/2 टाइम हम 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए हैं। एंड अदर हाफ, तो दोबारा T/2 टाइम के लिए हम 90 किलोमीटर की स्पीड से गए हैं। तो सिटी 1 से सिटी 2 हम ऐसे गए हैं। तो जब हम वापस आ रहे हैं ऑन द वे बैक, तो सिटी 2 से जब हम वापस आ रहे हैं सिटी 1 के लिए, तब हम ट्रैवल करें हाफ द डिस्टेंस। तो हमें पहले वाले पार्ट में दे रखा था हाफ द टाइम से वेरिएशन, और दूसरे पार्ट में दे रखा है हाफ द डिस्टेंस से वेरिएशन। मतलब D/2 डिस्टेंस हम 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए हैं, और जो अदर D/2 डिस्टेंस हम 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए हैं।
तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एवरेज स्पीड बताओ फ्रॉम सैन एंटोनियो टू ह्यूस्टन। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। आंसर नंबर 10 ए पार्ट। तो जब हम सैन एंटोनियो में हैं और उससे हम गए हैं ह्यूस्टन, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम सबको पता है अब, विच इज़ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो पहले पार्ट में हम जा रहे हैं तो हाफ द टाइम, मतलब t/2 टाइम वो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है और t/2 टाइम 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है। तो हम टाइम तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 बार t/2 आएगा, पहले हाफ के लिए t/2, दूसरे हाफ के लिए t/2। और डिस्टेंस हमें निकालना है, हमें स्पीड पता है दोनों पार्ट के लिए, जो हमारी स्पीड है वो हमें पता है। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस जो है हमारा वो स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड हमें पता है, टाइम हमें ये पता है कि t/2 लगा है, तो हम लिख सकते हैं जो हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या है, पहले पार्ट की वेलोसिटी v1 इंटू टाइम जो कि t/2 लगा है, प्लस दूसरे पार्ट की वेलोसिटी और टाइम क्या लगा है t/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v1 की वैल्यू क्या थी, 55 इंटू t/2 प्लस 90 इंटू t/2, और डिनोमिनेटर में t/2 प्लस t/2 क्या हो जाएगा t। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, और t तो t कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी 72.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा ए पार्ट का आंसर ये आ गया। अब बी पार्ट में हमसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड बताओ फ्रॉम ह्यूस्टन बैक टू सैंटियागो एंटोनियो। तो मतलब हमसे जाने की एवरेज स्पीड तो ए पार्ट में पूछ ली, बी पार्ट में हमसे आने की पूछ रहा है। और आते टाइम हमने देखा है कि जो क्वेश्चन हमें बता रहा है हाफ द डिस्टेंस की बात कर रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे हाफ द टाइम की नहीं। तो यहाँ पे d/2 होगा, डिस्टेंस बाय 2, और हाफ डिस्टेंस उसने 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है और हाफ डिस्टेंस 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है। स्पीड सेम है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में उसने हमें हाफ द टाइम करके स्पीड बताई है और सेकंड पार्ट में हमें हाफ द डिस्टेंस करके स्पीड बताई है। और एवरेज स्पीड ही पूछा है बी पार्ट में भी। तो अगर हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें बी पार्ट की तो वो आएगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा हमारा, डिस्टेंस तो हमें पता है कि d/2 हो रहा है, तो पहले पार्ट के लिए d/2 डिस्टेंस, दूसरे पार्ट के लिए d/2 डिस्टेंस। और हमें ये भी पता है टाइम क्या होता है, टाइम इज़ डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस हमें पता है कि d/2 है पहले पार्ट के लिए, और स्पीड क्या है 55 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे पार्ट के लिए भी डिस्टेंस क्या है d/2 और स्पीड क्या है 90 किलोमीटर पर आवर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से d कैंसिल आउट हो जाएगा और d कैंसिल आउट हो जाएगा, और इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी 68.3 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी एवरेज स्पीड बी पार्ट के लिए भी निकल गई। अब देखते हैं सी पार्ट हमें क्या कह रहा है। सी पार्ट में हमें बोल रहा है कि एंटायर ट्रिप के लिए एवरेज स्पीड निकाल लो। अब एंटायर ट्रिप के लिए हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो चलिए एंटायर ट्रिप का पहले मतलब क्या है वो देख लेते हैं। पहले हम सैन एंटोनियो से ह्यूस्टन की तरफ गए, फिर वहाँ से हम वापस भी आ गए। तो पहले वाले ट्रिप में हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया d, और दूसरी वाली ट्रिप में भी तो d डिस्टेंस ट्रैवल किया जब वापस आए। तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया पहली ट्रिप के लिए d, दूसरी ट्रिप के लिए d, तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया 2d। अब हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड हमें पता है क्या होता है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस क्या है हमारा 2d। अब टोटल टाइम निकालना है। टाइम की वैल्यू हमें पता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होती है। डिस्टेंस हमें पहले पार्ट के लिए d पता है, तो हम d लिखेंगे। और स्पीड क्या है पहले पार्ट के लिए? पहले पार्ट के लिए हमने क्या स्पीड निकाली थी? एवरेज स्पीड निकाली थी ना पहले पार्ट के लिए हमने, जो कि थी 72.5 किलोमीटर पर आवर। तो 72.5 यहाँ लिख देंगे। अब दूसरे पार्ट के लिए भी डिस्टेंस क्या है d, तो d लिख देंगे यहाँ। और स्पीड क्या थी, वेलोसिटी क्या थी हमारी, एवरेज स्पीड जो आई थी दूसरे पार्ट के लिए, वो थी 68.3 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे दूसरे पार्ट की होगी। और इस एवरेज स्पीड को जब हम सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से d कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 70 किलोमीटर पर आवर। तो एंटायर ट्रिप के लिए जो हमारी एवरेज स्पीड होगी वो होगी 70 किलोमीटर पर आवर। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ पार्ट, एवरेज वेलोसिटी निकालो एंटायर ट्रिप के लिए। अब हमने एवरेज स्पीड तो निकाल दी एंटायर ट्रिप के लिए, अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, एवरेज स्पीड में डिस्टेंस आता है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करते हैं। पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो सबसे पहले हम सैन एंटोनियो से गए ह्यूस्टन, फिर ह्यूस्टन से हम वापस आ गए सैन एंटोनियो। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो होगी ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1। हमारा इनिशियल पॉइंट भी ये है और हमारा फाइनल पॉइंट भी ये है, तो दोनों पॉइंट सेम हुए, तो हमारा डेल्टा एक्स जो कि डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो गया। तो अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो हो गया तो जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है वो भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो हमने एवरेज वेलोसिटी भी निकाल ली। सो ये क्वेश्चन का हमने चारों पार्ट कर लिए हैं। सो हैप्पी लर्निंग।